तो सर इसमें मैं एक बात ये रखना चाहूँगी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे चिकित्सा की इतनी सुविधा भी तो नहीं है, तो क्या करें ग्रामीण लोग? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जी। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। वो बहुत कमज़ोर है। जी। इसमें मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है। जी। हमारा 135 करोड़ का देश है। जी। आप देखिए कि तो दुनिया के बहुत विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बहुत कहीं ज़्यादा मजबूत है। जी। वो भी महामारी के दौरान जब उसका पीक आया तो वो भी अपने जो नागरिकों को उनको ठीक प्रकार से उपचार नहीं कर पाए। तो हमारा तो बिल्कुल 135 करोड़ के देश में जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं है। इस कारण से वहाँ पे जिनको हम कहते हैं कि वो झोला छाप बैठे हैं, झोला छाप शब्द मैं इस्तेमाल ना करूं कि वो जितना उनको ज्ञान होना चाहिए मेडिकल का, दवाइयों का, बीमारियों का, उनके क्या प्रभाव होंगे, क्या दुष्प्रभाव होंगे, उनकी पर्याप्त जानकारी उनको नहीं थी। परंतु फिर भी क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मरीज़ आए और उनका जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाए, तो जो भी उनको इलाज देने के लिए उपलब्ध हुआ उन्होंने उससे इलाज लिया। जी। वो जो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, जी। और बल्कि कुछ ने तो अपने आप स्वयं भी इलाज शुरू कर दिया। जी। तो हालांकि वो ठीक तो नहीं है और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। हेल्थ का जो हमारा पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो दुनिया के देशों में सबसे नीचे की श्रेणी में हम आते हैं। जी। मुश्किल से 2% हमारे जीडीपी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक खर्च होता रहा है। इसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। पिछले 1 साल में बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई गई हैं, परंतु 1 साल में हम बेड लगा सकते हैं, हम बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं कुछ चाहें तो, जी। परंतु जो हेल्थ पर्सनेल हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो ट्रेंड जो डॉक्टर्स हों, जो पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो नर्सेज हो, वो 1 साल में तैयार नहीं होते। उसके लिए एक निश्चित समय चाहिए होता है। तो वो खड़ा करने में हमको कुछ तो समय लगेगा। और हर चीज़ का जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो महामारी है, इस महामारी ने पहली बार स्वास्थ्य को सरकारों की भी और आम आदमी की भी और मीडिया की भी प्राथमिकताओं में लाके खड़ा कर दिया है। अदरवाइज अभी तक जो स्वास्थ्य था वो कहने को हमारी प्राथमिकताओं में था, परंतु हकीकत में नहीं था। इस महामारी ने उसको जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसको प्राथमिकता की सूची में लाके खड़ा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो निश्चित रूप से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च होगा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिलेगी, क्योंकि अब सरकारें भी इसकी तरफ ध्यान देंगी, आम आदमी भी इसकी तरफ ध्यान देगा और मीडिया भी निश्चित रूप से, जैसे कि आप भी बैठे हैं, मीडिया भी निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को उजागर करेगा। तो फिर ये बेहतर होगा, ऐसा मेरा मानना है और होना भी चाहिए। तो सर अच्छा, अब तीसरी लहर बताई जा रही है कि आने वाली है और इसमें बच्चों को अधिक खतरा रहेगा, तो क्या बिजनौर में भी ऐसा देखा गया है क्या, जैसे आपके पास मरीज आते होंगे? देखिए, बिजनौर भी कोई भारत से अलग नहीं है और भारत दुनिया से अलग नहीं है। जहाँ जहाँ हमने अभी तक उसका, क्योंकि ये एक नया वायरस है और इसकी जो एपिडेमियोलॉजी हमारी डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं कि कैसे वो बढ़ता है, कैसे कहाँ बड़ा उसमें फैलता है और किन लोगों को प्रभावित करता है, उसकी लगातार स्टडी होती रहती है। उसमें लगातार उस स्टडी के नतीजे आते रहते हैं, उनके आधार पर हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो जैसा कि इस बारी दूसरी वेव में हुआ है, ये पहली वेव जब आई थी तो वो हमारे भारत में लगभग 3-4 महीने बाद आई थी। ये दूसरी वेव भी हमारे यहाँ 3-4 महीने बाद आई है। तो तीसरी वेव जब आएगी तो ये अपेक्षा की जाती है कि शायद उसी तरह से हमारे यहाँ भी वो 3-4 महीने बाद आएगी। जो पहली वेव थी उसमें जो बुजुर्ग थे वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनकी जान ज़्यादा गई। ये जो दूसरी लहर है इसमें हमने ये देखा है कि तुलनात्मक रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी थी, मैं कह सकता हूँ कि 25 से और 40 साल के या 45 साल के बीच के भी, जिनको हम ये पहली जो हमारी वेव आई थी हमने ये अपेक्षा नहीं की थी उनको गंभीर बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी वो स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे और ऐसा ही हुआ भी था। परंतु इस वाली वेव में हमने देखा है कि बहुत सारे युवाओं की भी जान चली गई, क्योंकि ये जो वायरस है ये लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है।
जिनको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वो किस प्रकार से अपना स्वरूप बदलेगा आने वाले समय में, इसका 100% आंकलन करना या भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है, परंतु हमको ये ज़रूर है कि इस वेव ने, इस दौर ने हमको ये सिखाया है कि हमको पहले से ही जो संभावित है, चाहे वो हो अथवा नहीं हो, हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। और हमने देखा भी है कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हर ज़िले में बच्चों के लिए एक अलग से एक विशेष ICU बनाने का निर्देश दिया है। तो ये अच्छी बात है कि हम उसके लिए तैयार हों, और वो इस बीमारी में न से अगर वो स्थापित हो जाएंगे, जैसा कि मैं कह रहा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारा इस बीमारी में नहीं, दूसरी वाली बीमारी जो होती हैं बच्चों में, उनमें भी वो काम आएगा। तो अच्छा है कि वो स्थापित हो जाए और हम पहले से तैयार हों। भगवान से प्रार्थना करें कि वो नहीं आए, परंतु अगर आती है तो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हों। दूसरा जो बात हो रही है वो ये कि उनके बच्चों के लिए अभी तक जो वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, तो उनमें बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल हो और उनके लिए भी ये वैक्सीन हमारी सुरक्षित हो, और फिर उसके बाद हम उनका ठीक प्रकार से वैक्सीनेशन बच्चों में भी कर पाएँ। जैसे बाकी बीमारियों का हम बच्चों में वैक्सीनेशन करते हैं, तो हम अपने बच्चों की जान को बचा पाने में सफल होंगे। तो हमको तैयार रहना चाहिए, भले ही वो आए नहीं आए, परंतु हमको तैयार जरूर रहना चाहिए कि बच्चों में भी आ सकती है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेशन बहुत जल्दी करता है। कोई भी वायरस म्यूटेशन कर सकता है, और इसने तो बहुत तेज़ी के साथ अपने म्यूटेशन इसने किए, अपने आप में परिवर्तन किया। तो हमको तैयार रहना चाहिए। सर, तो जैसे अभी आपने वैक्सीनेशन के लिए कहा है, तो वैक्सीन को लेकर भी लोगों में काफ़ी कुछ गलत धारणाएं या हमने सुना, हम अभी बालावाली पर गए थे तो वहाँ हम रिपोर्टिंग करने गए, तो वहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उन्हें बुखार आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस कारण से लोग बहुत से वैक्सीन लगवाने से भी डर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, जो वैक्सीन है उनकी सफलता, किसी भी वैक्सीन की सफलता 100% नहीं होती। वैक्सीन लगने के बाद भी किसी भी वैक्सीन की, इस बीमारी में नहीं, किसी भी वैक्सीन में वो ये कहें कि ये लग जाएगी तो फिर 100% सफलता मिलेगी, ये आवश्यक नहीं है। और इसमें खास तौर से कि जो हम पहली डोज लेते हैं और उसके बाद दूसरी डोज दी जाती है, 28 दिन के बाद दी जा रही थी अभी तक, अब वो समय थोड़ा उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि ये कहा गया है, जांच में ये आया है कि अगर हम 4 सप्ताह के बजाय 8 सप्ताह या 12 सप्ताह में लगाते हैं तो उसके नतीजे बेहतर आते हैं। तो वो वैक्सीन जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती तब तक उसको पूरी एंटीबॉडीज नहीं बनती। तो इस बीच में अगर संक्रमण हो जाता तो निश्चित रूप से उसको जान को खतरा हो सकता है। तो ये वैक्सीन की फेलियर नहीं कही जा सकती, ये तो तब तक उसकी जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वैक्सीन से, वो पूरे तौर से डेवलप नहीं हुई। एक और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद हमको बुखार आ गया, ये एक दोनों का कोइंसिडेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो हो सकता है कि पता चला कि वो जब उसने वैक्सीन लगवाई वो पहले से संक्रमित हो रहा था, और ये इत्तेफाक था कि उसको वैक्सीन भी तभी लगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय पंचायत के चुनाव चल रहे थे और लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी। हालांकि जहाँ चुनाव नहीं थे जिन राज्यों में, वहाँ भी ये संक्रमण फैला है, परंतु फिर भी जहाँ जहाँ ये भीड़ किसी भी कारण से इकट्ठी हुई हो, चाहे बाज़ारों में इकट्ठी हुई हो, चाहे चुनाव के कारण से इकट्ठी हुई हो, ये बीमारी फैली। और वो एक जब वैक्सीन लगी तो उसको उसी समय ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन होने वाला था। संभव है कि वो उसने अगर वैक्सीन लगी और पहले से संक्रमित होने वो था, तो कुछ, जो कि हम जानते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी बुखार आता है, तो उसको शायद और पहले से भी इन्फेक्टेड था वो, और उसको वैक्सीन लग गई तो थोड़ा इन्फेक्शन उसके कारण से बड़ा हो सकता है। परंतु ये निश्चित है, आज ही अपोलो अस्पताल है, वहाँ उसकी एक स्टडी हुई है, बड़ा अस्पताल है दिल्ली में, और उन्होंने उनके लगभग 3500 उनके स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं। तो जिन लोगों को, और वो सबको पता ही है कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी थी, तो उस अस्पताल में भी सबको वैक्सीन लगी थी। तो जिनको वैक्सीन लगी उसमें सिर्फ 3% लोगों को ही, दूसरी वैक्सीन की डोज लेने के बाद सिर्फ 3% लोगों को ही, स्वास्थ्य कर्मियों को ही इन्फेक्शन हुआ है। इसका अर्थ ये है कि लगभग 97% ने को प्रोटेक्शन हुआ है। 97% को नहीं हो तो मान लीजिए 20% को होता वहाँ अस्पताल में, 30% को होता, तो उसने निश्चित रूप से बचाया है। और भी महत्व इस बात का है कि जो वैक्सीन लगने के बाद जिनको कोरोना हुआ है उनको बीमारी गंभीर नहीं हुई, और मृत्यु के तो बहुत ही कम उदाहरण हैं। तो इसलिए वैक्सीन लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन से बचाव है। और एक बार हमारे 50, 60, 70% जनता को अगर वैक्सीन लग जाएगी तो फिर हमको क्यूमुलेटिव इम्यूनिटी जो आती है, हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं,
तो वो भी डेवलप होगी और फिर हमारा देश सुरक्षित हो सकेगा। तो वैक्सीनेशन तो आवश्यक है और सबको बगैर डर के लगवाना चाहिए वैक्सीन। मैंने स्वयं लगवाया है दोनों वैक्सीन। मुझे लखनऊ जाना था जिस दिन मेरा वैक्सीनेशन का दिन था, मैं एक आवश्यक काम से मुझे लखनऊ जाना था। मैंने अपना वो आवश्यक काम छोड़ा, मैंने कहा नहीं मैं पहले अपनी वैक्सीन लगाऊंगा, और फिर मैं बाई कार वहाँ से निकला और लखनऊ में बाई कार गया। मुझे हल्का सा 99 बुखार आया था, बस पूरे ट्रैवल करने के बावजूद, यहाँ से लखनऊ तक की यात्रा करने के बावजूद भी हल्का सा बुखार आया था। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, किसी को बहुत कम संख्या में कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन हुए होंगे, तो वो भी अगर हम सावधानी बरतेंगे तो फिर वो उनसे भी वो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। तो सर हमारी इस वीडियो के माध्यम से, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण से सदा से जुड़े रहे हैं, तो ग्रामीणों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने सभी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को, साथियों को, मित्रों को, मिलने जुलने वालों को, किसानों को, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस बीमारी का बचाव अपने घर में करें। किसी को भी लक्षण होता है तो वो सबसे पहले अपने आप को एक तरफ आइसोलेट कर लें, एक तरफ रख लें, जिससे बाकी वो अपने परिवार को ना पहुंचा पाएँ। और दूसरे, उसकी बीमारी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि एक बार आपको पता चल जाता है कि जो मुझे कोरोना है, तो फिर वो अपने आप को 12-14 दिन तक अपने आप को अलग रख सकते हैं। अगर उन्होंने जांच नहीं कराई और वो मान लीजिए 5-6 दिन बाद ठीक हो गया, उनके बुखार वगैरह ठीक हो गया, और वो ऐसे ही घूमने फिरने लगते हैं, स्वाभाविक है, तो फिर वो बाकी लोगों को बीमारी फैला सकते हैं। तो इसलिए एक बीमारी की जांच जरूरी, कोरोना की जांच होना जरूरी, ये बहुत आवश्यक है। बल्कि मैं मानता हूँ कि ये जो बीमारी के फैलने में जो दिक्कत आई वो ये भी आई है कि कोरोना की जांच की रिपोर्ट कई दिन बाद भी मिली है। उस कारण से भी उस बीच में, क्योंकि जब तक वो जांच पॉजिटिव नहीं आई तो इलाज में भी दिक्कत आई। अस्पतालों में उसका इलाज नॉन कोरोना वार्ड में करें कि कोरोना वार्ड में करें, ये समस्या खड़ी हुई है। सरकार ने इस तरफ अब बहुत ध्यान दिया है। अब रिपोर्ट जो थी वो 24 घंटे के अंदर अंदर मिल रही हैं। और अब तो आज बहुत खुशी की बात है, आज ही मैंने देखा है कि होम टेस्ट किट भी मिलने की बात हो रही है कि हम अपने घर पर स्वयं उसकी जांच कर सकते हैं। तो वो जब आ जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, तो फिर ये और आसानी होगी, इलाज में भी आसानी होगी, रोकथाम में भी आसानी होगी। तो एक तो वो अपनी जांच जरूर कराएं, होम आइसोलेशन में रहें और अपने आप को घर में यथासंभव भीड़ भारी स्थानों पर जाने से बचें। बगैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाएं। अपने बच्चों को और ख़ास तौर से बूढ़ों को अभी भी उस बीमारी से विशेष रूप से बचा कर रखने की ज़रूरत है। मास्क का उपयोग करें सब लोग, ये अब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए मास्क, और ये हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा तो खाली हमको ये कोरोना की रोकथाम में नहीं, बल्कि और जो दूसरी बीमारी हैं जो होती हैं श्वास के द्वारा, उनके भी रोकथाम में मदद करेगा, खाली एक ही बीमारी को नहीं करेगा। तो एक तरह से मैं इसको फिर भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फिर भी कहता हूँ कि इस बीमारी ने, जहाँ हमारे बहुत सारे जान चली गई हैं, आर्थिक नुकसान भी हुए हैं और एक तरह से भय का वातावरण भी हुआ है, परंतु अभी आगे के लिए इसने हमको एक पाठ भी पढ़ाएं और वो पाठ अपने ठीक से सीखे तो ये आगे चल के हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे वो सारे पाठ। तो देखिए दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब से बात की और उन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही डीपली दिया है, बहुत समझाकर विस्तृत रूप में दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा, क्योंकि हम भी आम नागरिक हैं, एक ग्रामीण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने आकर डॉक्टर साहब से लिया और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातें समझाई। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी और डॉक्टर साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को किया और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूकता आएगी और आपने इस बीमारी को, इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जो आपने, ये आपका भी योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद।